नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर से। पाकिस्तानी कौमी असम्बली के लिए हुए 272 सीटों के इंतखाबात में से बेशतर हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कौमी असम्बली में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा 115 सीटों पर बरतरी हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून 63 नशिस्तों के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। नेशनल असेंबली में मुत्तहदा मसलिजे अगर हम बात करते हैं, मुत्तहदा मजलिस अमल ने 12 और 12 आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वाज़ेह है कि कौमी असम्बली के 9 हलकों के नताइज अभी आने बाकी हैं, जिनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2, जबकि बलूचिस्तान से 5 हलकों के नताइज अभी आने बाकी हैं। अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक आम इंतखाबात में वोटरों का टर्न आउट 51.82% रहा। वहीं अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नवाज, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जमातों ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया है और इंतखाबी कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब की नेशनल असेंबली की हमें 120 हलकों का रिजल्ट मिल चुका है, यानी कि 141 में से 120 का रिजल्ट मिल चुका है। सिंध के अंदर हमें नेशनल असेंबली के 42 हलकों का रिजल्ट मिल चुका है नेशनल असेंबली के, और सूबाई के 105 हलकों का रिजल्ट मिल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 35 नेशनल और 86 सूबाई असेंबली के हलकों का रिजल्ट मिल चुका है। बलूचिस्तान के अंदर हमें 7 नेशनल, 16 में से 7 और 51 में से 35 सूबाई। जो नेशनल की 7 है, चूंकि नेशनल के हलके बलूचिस्तान में बहुत बड़े हैं और उनको क्वेटा में पहुंचने में या रिजल्ट कन्वे करने में दुश्वारी आ रही है। उसकी 2 वजूहात हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी थ्रेट। इसकी वजह से वहाँ पे रिजल्ट का हमें मौसूल होना थोड़ा उसके अंदर वक्त लग रहा है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की 272 में से 265 सीटों के जो नतीजे सामने आए, इनमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। हुकूमत बनाने के लिए उन्हें 21 सीटें और चाहिए। अक्सरियत के लिए जरूरी 137 सीटों तक पहुंचने के लिए इमरान खान को इत्तेहाद करना होगा। जराये के मुताबिक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर लीडरों ने आजाद उम्मीदवार और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बातचीत शुरू कर दी है। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन ने टेलीफोन पर एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता किया और उन्हें हुकूमत साजी के लिए साथ चलने की दावत दी है। जराये का कहना है कि दोनों पार्टी के आला रहनुमाओं की मुलाकात भी जल्द हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से अनस मलिक साहब जुड़ गए, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। अनस साहब, ज्यादातर नतीजे आ चुके हैं, तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हालांकि नहीं मिली, ऐसे में इमरान खान किसके साथ हाथ मिला सकते हैं? क्या इमरान ने कोई इशारे दिए हैं? जी बिल्कुल इमरान, आप जैसे शुरू में ही बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपल मेजॉरिटी अभी तक नहीं मिली है। 272 का ऐवान है, 137 सीटें चाहिए होती हैं मेजॉरिटी क्लेम करने को, लेकिन अब तक जो 268 सीटों के जो नताइज मौसूल हुए हैं उसमें 116 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्वायर की हैं, तो गोया 21 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद चाहिए होंगी। इसमें हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो उनका भी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिसकी वजह से उनको जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो अब तक जो 4 सीटें हैं उनका भी पड़ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही कोलिशन में जाएगा। साथ साथ जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है GDA, जो कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाया गया था, उनकी सीटें भी इमरान खान के पास ही जाएंगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो उस स्टेटस को की अगेंस्ट आती हैं। साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जो कि अभी रिसेंटली एक उभरी है फोर्स, सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा और रिसेंटली लॉन्च पार्टी है, उसकी भी जो 5 से 6 सीटें हैं वो भी इमरान खान की सपोर्ट पर ही जाती हैं। इमरान खान ने मजीद राब्ता इमरान खान की पार्टी की जानिब से जहांगीर तरीन जो उनके सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं, उन्होंने राब्ता किया है MQM से, और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी हमें जराए बताते हैं आज सुबह में उनका पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी इससे पहले आज से 7 साल पहले पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा थे, तो उन्होंने खुशी शाह जो पीपल्स
पीपल्स पार्टी के साबिक ऑपोजिशन लीडर थे नेशनल असेंबली में, उनसे भी रब्ता किया। ठीक है, लेकिन मुत्तहिदा अगर हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आजाद उम्मीदवारों से बातचीत कर रही है, आपके पास और क्या इत्तला है इस सिमत में? जी बिल्कुल, आजाद उम्मीदवारों से बातचीत उनकी जारी है। आज एक आजाद उम्मीदवार अब से थोड़ी देर पहले मोहम्मद साले ने ज्वाइन भी किया है, और अब से थोड़ी देर पहले, चंद लम्हे पहले ही जो पीटीआई के मरकजी तर्जुमान है फवाद चौधरी, उनका भी एक बयान जारी हुआ है कि पहला हिस्सा जो आजाद उम्मीदवारों का है कल बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेगा। तो जब जो नंबर गेम होगा वो रिलेटिवली इमरान खान के फेवर और पीटीआई के फेवर में ही जाएगा, और ये इंक्रीज करता रहेगा उनके उसके लिए। अनस, एक चीज और जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के आम लोगों को में खासतौर से इमरान खान को लेकर क्या तवक्कात हैं? क्या एक क्रिकेटर सियासी पिच पर खरा उतर सकेगा? लोग क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, इमरान बात सिर्फ ये ऐसी है कि इमरान खान को लेके पाकिस्तान की जनरल अवाम जो है इस बार बड़ी पुरुमीद है, क्योंकि इमरान खान जो करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने नारा लगाया कि जी मैं स्टेटस के खिलाफ हूँ और करप्शन के खिलाफ हूँ, और फिर वो एक जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पैनल पेपर्स के तौर पे हुई, जिसकी वजह से उनका क्लेम टू फेम बना कि जी मेरी एफर्ट्स की वजह से हमने नवाज शरीफ को, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, करप्शन के चार्जेस के ऊपर को घर भेज दिया, और मेरी एफर्ट्स की वजह से। तो पाकिस्तान की आवाम बाय एंड लार्ज अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें बहुत खुश है इमरान खान की, क्योंकि उन्होंने जिस पॉलिसीज की बात की, अगर वो अपनी पॉलिसी सही तरह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो पाकिस्तानी अवाम जेन्युइनली समझते हैं, और उनकी जो पॉलिसीज बाज़ाहिर दिखती हैं कि उसके जरिए पाकिस्तान एक बेहतर रास्ते के ऊपर गामजन हो सकता है। जी शुक्रिया अनस मलिक आपका पूरी बातचीत के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट अनस इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। तो अक्सरियत की तरफ बढ़ती हुई इमरान खान की पार्टी, हालांकि उसे कहीं ना कहीं कुछ दूसरी पार्टीज का या आजाद उम्मीदवारान का सपोर्ट लेना होगा, और खास तौर से इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कल बात शुरू होगी। इधर जनूबी अफ्रीकी शहर जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सरबराही इजलास आज खत्म हो गया, और ये सेरोजा समिट 25 जुलाई को शुरू हुई थी। इस समिट के अख्तितामी एलामिये में जो लीडर शरीक हुए थे उन्होंने इत्तेफाक किया है कि तिजारती जंग के मंडराते खतरात के साए में इत्तेफाक और इत्तेहाद बरकरार रखा जाएगा। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि हालिया कुछ अरसे में तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से खासतौर से जो हालिया इक़दामात हैं वो बाइश तशवीश है। अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज़ाद तिजारत के फरोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों को जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। 2008 के आर्थिक संकट के बाद से वैश्वीकरण के इस मूलभूत पहलू पर संरक्षणवाद के बादल मंडरा रहे हैं। इस प्रवृत्ति का और विकास दर में मंदी का सबसे गहरा प्रभाव हम जैसे उन देशों पर पड़ा है जो उपनिवेशक काल में औद्योगिक प्रगति के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाए। आज हम एक बार फिर ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन के कारण हमारे लिए नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही है। तो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से अलहदगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। हाल के दिनों में मोदी और शी जिनपिंग की ये तीसरी मुलाकात है जिनपिंग की, और कुछ ही महीने पहले पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी ने ब्रिक्स मीटिंग के बाद चीनी सदर से दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने तिजारत, सिक्योरिटी और सरहदी इश्यूज पर भी बातचीत की। जराये के मुताबिक दोनों लीडरों ने सरहदी तनाजा दूर करने पर बात की है, और मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क की फौज को सरहद पर अमन कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा पीएम ने हिंदुस्तान की तरफ से बरामद का मुद्दा भी उठाया। भारत चीन से काफी बड़ी तादाद में अशा दरामद करता है, लेकिन बरामद कम है। मोदी सरकार इस फर्क को कम करना चाहती है। आने वाले 1-2 अगस्त को भारत का एक डेलीगेशन इस मसले पर बात करने चीन जाएगा। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वर्ल्ड न्यूज में लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, और आपको एक बार फिर सीधे ले चलते हैं पाकिस्तान, जहां पर अपोजिशन जमातों की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आईसीसी चोर चोर के नारे लगाओ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब में उनको टफ टाइम नहीं मिलेगा।
जहां गलती करेंगे वहां पकड़े जाएंगे, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। उन्होंने कल कहा है कि विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, हमें इस बात पे बिल्कुल एतबार नहीं, खुदा करे कि ऐसा हो। लेकिन जिस नफरत अंगेज अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाई गई है और जो नफरत के बीज उन्होंने और उनके साथियों ने बोए हैं, हमें उनसे बज़ाहिर तो खैर की तवक्को नहीं है। अब उनके तर्ज अमल का जायजा लेंगे, उनके तर्ज अमल का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप ताकतवर नहीं होते। ये बात इमरान साहब को पता नहीं थी, अब पता लग जाएगी। ये NA-131 में मेरे दोनों MPs जीत गए हैं, मियां नसीर साहब भी अल्लाह के फजल से, यासिन सोल साहब। बहरहाल मुझे जीता हुआ करार नहीं दिया गया, मगर मेरे दोनों MPs जीत गए हैं। मेरे दोनों छोटे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें कामयाबी मिली है, लेकिन ये ट्रेंड भी समझ नहीं आया। सिक्योरिटी इंतजाम बहुत उम्दा थे, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। और बज़ाहिर रावी हर तरफ चैन ही चैन लिखते हैं, लेकिन वोटिंग स्लो थी और वोटिंग बहुत स्लो थी। और हमने पूरी एफर्ट की कि हम किसी तरह वोटिंग प्रोसेस को तेज करवाएं। तो पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और चुनाव को लेकर के, इंतखाबात जो खत्म हुए उसको लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं। इधर अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो उसका सब कुछ तबाह कर देंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने धमकी दी कि अगर ट्रंप ने जंग शुरू की तो इस्लामिक रिपब्लिक इसे खत्म करेगा। उनका यह बयान ट्रंप के उस ट्वीट के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने ईरान के सदर को धमकी देते हुए लिखा था कि अमेरिका को कभी भी डराने की कोशिश न करें, नहीं तो संगीन नतायज भुगतने होंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका के 2015 में हुए ईरान जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी बढ़ गई है। इधर शुमाली कोरिया ने कोरियाई जंग के दौरान हलाक होने वाले 55 अमेरिकी फौजियों की जिस्मानी बाक़ियात आज अमेरिका को वापस कर दिए। इन जिस्मानी बाक़ियात को लेकर खुसूसी अमेरिकी हवाई जहाज शुमाली कोरिया से वापस अमेरिका पहुंच गया। व्हाइट हाउस ने भी अमेरिकी फौजियों की जिस्मानी बाक़ियात मौसूल कर देने की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी फौजियों की इस बाक़ियात की वापसी का वादा शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने गुज़िश्ता माह सिंगापुर समिट के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से किया था। और अमेरिकी फौजियों की इस बाक़ियात की हासिल करने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में किम जोंग का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि 1950 से 53 के दरमियान चले कोरियाई जंग में 7,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी गायब हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि इनमें से 5,000 फौजी शुमाली कोरिया में ही दफन हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इत्तेहादी मुल्क तुर्की पर पाबंदी लगाने की धमकी दी है। जराये के मुताबिक तुर्की में एक पादरी की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि तुर्की को ब्रॉन्सन को फौरन रिहा करना चाहिए। उन्होंने पादरी की गिरफ्तारी को पूरी तरह से शर्मनाक बताया। वाज़ेह है कि 50 साल के पादरी को 2 साल पहले जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। यदि वो कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें 35 साल की सजा हो सकती है। पादरी ब्रॉन्सन ने तुर्की कोर्ट में कई बार जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन उन पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्जाम होने की वजह से रिहाई नहीं हुई। अब अमेरिकी पाबंदियों के इस ऐलान के बाद अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मजीद बिगड़ सकते हैं। Brunson is an innocent man. There is no credible evidence against him. And to President Erdogan and the Turkish government, I have a message on behalf of the President of the United States of America. Release Pastor Andrew Brunson now, or be prepared to face the consequences. इधर अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर सदर ट्रंप की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहेन ने इंकशाफ किया कि अमेरिकी सदर को यह पहले से पता था कि रूस 2016 के अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है ताकि हिलेरी क्लिंटन को हराया जा सके। कोहेन के मुताबिक इंतखाबात से कबल न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में ट्रंप के कैंपेन मैनेजर से रूसी एजेंटों से मुलाकात हुई थी। जराये के मुताबिक कोहेन रूसी मुदाखलत की जांच कर रहे खुसूसी वकील रॉबर्ट मुलर के सामने अपना बयान दे सकते हैं, जहां हालांकि ट्रंप, उनके बेटे और कैंपेन मैनेजर हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं उन्होंने कभी रूसी एजेंटों से मुलाकात की थी। जब ट्रंप से कोहेन के नए इंकशाफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला है।
हंगरी के क़यामत पसंद वजीर आजम विक्टर ओरबान ने कहा है कि माइग्रेशन पॉलिसी के तनाजुर में एक नए यूरोपीय कमीशन की जरूरत है। उन्होंने सरकारी रेडियो पर इस तनाजुर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा यूरोपीय कमीशन की आला क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं और इसके इंतखाबात का मैंडेट अगले साल पूरा हो जाएगा। ओरबान के मुताबिक एक नया यूरोपीय कमीशन इसलिए भी दरकार है ताकि एक नई सोच के साथ यूरोप को दरपेश तारीख़ वतन से मुतालिक मसाइल का अहाता किया जा सके और मुजाहिरीन की आमद रोकने वाले ममालिक को हिफाजती इक़दाम करने पर सजा न दी जाए। आपको बता दें कि विक्टर ओरबान यूरोपीय यूनियन की मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी के सख्त नाक़दीन में से एक है। इधर ब्रेक्जिट को लेकर बरतानिया हुकूमत तजब्जुब के हालत में है। यही वजह है कि बरतानिया हुकूमत ने ब्रेक्जिट से पहले दवाइयां, खून और खाने पीने की दीगर अशिया का स्टॉक शुरू कर दिया है। वहीं बरतानिया के वजीर आजम टेरेसा ने भी कहा है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हंगामी हालात से निपटने के लिए सब किया जा रहा है। आपको बता दें कि बरतानिया को मार्च 2019 से यूरोपियन यूनियन छोड़ना है, लेकिन तिजारत और मईशत को लेकर अब तक समझौता नहीं हुआ है। पीएम टेरिया ने इस बात का एतराफ उन्होंने किया कि पता नहीं ब्रेक्जिट में क्या होता, इसलिए हुकूमत एहतियाती कदम उठा रही है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेने जा रहे हैं, लौटेंगे, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। इजरायली फौज और पुलिस ने आज गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए जुमे की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा आने वाले नमाजियों को रोक दिया और क़िबला अव्वल के नमाजियों के दाखिले के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद फिलिस्तीनियों और इजरायली अफवाज के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक इजरायली फौज ने बिना किसी उकसावे के मस्जिद अक्सा को चारों तरफ से घेर लिया और नमाजियों के जदों को करने लगी। इसके बाद नमाजियों ने एहतजाज किया। फिलिस्तीनी शहरियों और इजरायली फौजियों के दरमियान झड़पें भी हुई, जिसमें कि कई अफराद जख्मी हो गए। आपको बता दें कि इजराइल अक्सर बिना किसी वजह के मस्जिद अक्सा पर पाबंदी आयद कर देता है, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो जाते हैं। तो इजराइल में आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिद अक्सा, जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद अक्सा में लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। इजरायली फौज के जरिए आपको बता दें, इजरायली फौज और पुलिस के ने आज गुंडागर्दी का मुजाहरा किया और जुमे की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा आने वाले नमाजियों को रोक दिया और क़िबला अव्वल के नमाजियों के दाखिले के लिए उसे बंद कर दिया। इसके बाद फिलिस्तीनी और इजरायली अफवाज के दरमियान झड़प हो गई, इसमें 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक इजरायली फौज ने बिना किसी उकसावे के मस्जिद अक्सा को चारों तरफ से घेर लिया और नमाजियों के साथ बदसलूकी की। इसके बाद नमाजियों ने एहतजाज किया। फिलिस्तीनी शहरियों और इजरायली फौजियों के दरमियान झड़पें भी हुई। इधर यमन के हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू धाबी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा किया है। हौसियों के जरिए चलाए जा रहे अल मसीरा टेलीविजन के मुताबिक अबू धाबी एयरपोर्ट पर समद 3 नाम के ड्रोन से 3 हमले किए गए, जिसकी वजह से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। वहीं मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस तरह के किसी भी हमले से इनकार किया है। अबू धाबी एयरपोर्ट्स ने ट्वीट करके कहा कि एयरपोर्ट पर कुछ दिक्कतें पेश आई, लेकिन हालात नॉर्मल हैं। हौसी बागियों ने कहा कि 1500 किलो दूर से मिसाइल हमला करके उसने ये दिखा दिया कि वो अरब इत्तेहादी अफवाज पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि यमन में 2015 से खाना जंगी चल रही है। यमन की आईनी हुकूमत की बहाली के लिए अरब इत्तेहाद और हौसियों के बीच जंग चल रही है, जिसमें कि अब तक 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। इधर हौसी बागियों के सऊदी तेल बरदार जहाजों पर हमले के बाद आलमी मंडियों में कम तेल की कीमतों में, जो खाम तेल है उसकी कीमतों में इजाफे के रुझान है। वाज़ेह है कि कल यमन के हौसी बागियों ने सऊदी ऑयल टैंकरों पर हमला किया था। इस हमले में एक टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा था और इन ऑयल बरदार जहाजों पर हमले के बाद सऊदी अरब ने बहरे अहमर में आबनाए बाब अल मंदूब के रास्ते तेल की सप्लाई बंद कर दी है और सऊदी अरब हुकूमत ने सूरत हाल बेहतर होने के बाद ऑयल सप्लाई बहाल करने का ऐलान किया है। सऊदी तेल कंपनी आरामको ने ऑयल टैंकरों पर तेल लादने का सिलसिला भी रोक दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब दुनिया भर में खाम तेल का सबसे बड़ा बरामद कुरिंदा मुल्क है।
इधर कंबोडिया आम इंतखाबात में आज तशहीरी मुहिम खत्म हो गई। आखिरी दिन कंबोडिया के वजीर आजम हुन सेन ने कई रैलियां की। राजधानी नोम पेह में एक रैली से खिताब करते हुए हुन सेन ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात से कबल मुल्क से तमाम गद्दारों का सफाया कर दिया है। हुन सेन की पार्टी कंबोडियन पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 33 बरस से इख्तिदार संभाले हुए है और इलेक्शन में इस वक्त कोई मजबूत हरीफ सियासी जमात मौजूद नहीं है। कंबोडिया में आम इंतखाबात 29 जुलाई को होंगे और आम इंतखाबात से कबल वजीर आजम हुन सेन का यह कहना है कि उन्होंने मुल्क में अपोजिशन को खत्म कर दिया है। कंबोडिया की जमहूरियत पर सवाल खड़े कर रही है। ये बात सियासी माहिरीन का कहना है कि हुन सेन अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए मुल्क से लगातार अपोजिशन को खत्म कर रहे हैं। इधर यूनान की राजधानी एथेंस के नवाही इलाकों में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इन जानलेवा आग के बारे में हुकूमत ने बड़ा इंकशाफ किया। यूनान हुकूमत का कहना है कि एथेंस के पास आग जानबूझ करके लगाई गई है। शहरी सिक्योरिटी के डिप्टी वजीर निकोस तोस्कास ने बताया कि आग के पीछे मुजरिमों के शामिल होने का सबूत मिला है। पुलिस ने आग लगने की वजूहात की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले ग्रीस के वजीर दिफा ने कहा था कि बिना मंजूरी के बनी इमारतों ने बचाव दलों के जाने और लोगों को निकालने का रास्ता रोक दिया था। आपको बता दें कि यूनान जंगलों और कस्बों में लगी जबरदस्त आग की वजह से अब तक कम से कम 43, अगर हम बात करते हैं 83 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और दर्जनों अभी भी लापता हैं और इस आग की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया और अरबों रुपए की जायदाद का नुकसान हो गया। इधर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी के आगे बढ़ने की उम्मीद कम होने की वजह से कंपनी का शेयर 20% तक गिर गया है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्क पर इसका सीधा असर पड़ा है और वो अमीरों और की लिस्ट में तीसरे पायदान में खिसक कर छठे मुकाम पर आ गए हैं। डाटा लीक होने की वजह से इस फाइनेंशियल ईयर में फेसबुक को पिछड़ने का खदशा है। फेसबुक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डेविड वेहनर ने कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ रेट तीसरे और चौथे तिमाही में गिरेगा। फेसबुक की मार्केट वैल्यू 120 अरब डॉलर घट करके 500 अरब डॉलर रह गई है। ये एक दिन में किसी भी कंपनी में सबसे बड़ी गिरावट है। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।